जब आपकी जो आमदन है ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? घर के बर्तन बेचने पड़ जाते हैं और हुकूमत इन दिनों इसी मिशन पर है। हवाई अड्डों को 25 साल के लिए आउटसोर्स करने का प्लान बनाया गया, जो अब सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक महदूद कर दिया गया से निजात हासिल करनी है, क्योंकि मैं बहुत सारे कामों में रुकावटें पैदा करता हूँ और उन रुकावटों के ज़रिए मैं अपनी जेबें भरता हूँ। दिन की दूरी, ये जो वो सुहाने ख्वाब जो हैं वो दिखाए जाते हैं, हर तरफ हम देखते हैं कि ऐसे ही होता है। तो पाकिस्तान आलमी मालियाती फंड के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए पुरुम्मीद है। ये भी बड़ी परेशानी की बात है कि अगर हुकूमत कमर्शियल बैंकों से बोरो करता है पैसा तो वो ऑल टाइम हाई रेट पर करेगा। निजी सरकारी इश्तराक से वो डॉलर मुल्क में आने की उम्मीद है जो मईशत के लिए नागुज़ीर हो चुके हैं। और पिछले दिनों कराची बंदरगाह पर केपीटी टर्मिनल्स मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले कर दिए गए हैं, लेकिन क्या इन इक़दामात से भी ज़र मुआदा के ज़खायर पर कोई ख़ास फ़र्क पड़ सकेगा? लगता तो नहीं है। अच्छा, जो डार साहब हैं वो तनख्वाहदार तबके पर बाकायदा, अगर मैं कहूँ कि छुरी चला गए हैं तो गलत नहीं होगा। लोग तकलीफ में हैं, अजियत में, इसी तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 लाख तनख्वाह से ऊपर वालों से इजाफी टैक्स लिया जाएगा, जो 7,500 से लेकर 90,000 रुपये माहाना बनता है। पाकिस्तान जो है, चाहे वो रिटेल सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का सेक्टर हो, चाहे वो मरात हों जो हमने अपने इकोनॉमिक सर्वे में लिखा कि हमने 2200 अरब की दी हुई हैं, वो सारे सेक्टर्स जो हैं वो टैक्स नहीं देना चाहते। हुकूमत कोशिश भी करती है और कई दफ़ा लगाती भी है टैक्स, फिर उसको विड्रॉ करना पड़ता है। तो ये फैसला सिर्फ हुकूमत ने नहीं करना, एक्चुअली उन 22 लाख रिटेलर्स ने भी करना है। ये फैसला उन लोगों ने भी करना है जो 20% हैं, यानी कि एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान जो पूरी इकॉनमी के हुजम का 20% है। सिर्फ स्टेट के ज़ोर से तो टैक्स नहीं कलेक्ट हो सकता, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी तो है ना इन लोगों से। वो वही सड़कें इस्तेमाल करते हैं जो मैं और आप करते हैं और वो अपना इनकम टैक्स देते हैं। सो हुकूमत मजबूर हो जाती है कि वो उन्हीं लोगों पर सुपर टैक्स भी लगाए और जो हमारी इनकम है, जो वेजेस हैं, उन पर टैक्स लगाए। ये सही बात नहीं है और मैं नहीं समझता कि हुकूमत खुद ये समझती है कि ये बात सही है। बट वेन एवर वी हैव ट्राइड, हुकूमत की भी कमज़ोरी है कि मैं इस हुकूमत से बात नहीं कर रहा, स्टेट की भी ये कमज़ोरी है कि स्टेट को बहुत हार्श आना चाहिए। इतना बड़ा टैक्स का पोटेंशियल है पाकिस्तान का। मैंने अभी आपके सामने कई सेक्टर्स रखे हैं जो टैक्स के नेट से ही बाहर हैं, कई मरात हैं जो इतना बड़ा अमाउंट है। सो ये बात सही है आपकी। और फिर हम अगर ये कहेंगे हम अब IMF के पास जा रहे हैं या वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज हम तैयार नहीं हैं, हम देना नहीं चाहते अपना शेयर। अगर नहीं देंगे तो सारी ज़िंदगी मांगते रहेंगे। अगर अपने आप को ठीक करना है तो स्टेट को भी हैवी हैंडेडली आना चाहिए इन लोगों पर और लोगों को खुद भी रियलाइज़ करना चाहिए। ये बात आपकी दुरुस्त है। ठीक है लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये जो IMF ने कहा था कि जो हुकूमत ने टैक्स दायरा कार बढ़ाने का बेहतरीन मौका जाहिर कर दिया है और 22 करोड़ का 1% जो इनकम टैक्स देता है, ये कब तक 99 अफराद की जो बस है उसको एक शख्स ही धक्का लगाता रहेगा? तब्दीली कब आएगी, कैसे आएगी? आएगी भी नहीं। उस जो 1% देते हैं उसमें भी तो सर्विसेज सेक्टर के लोग हैं ना, जो लोग मुलाजिम पेश आए उनकी तो आउटसोर्स कट जाती है, सैलरी से इनकम टैक्स काट लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अपना गोशवारे भरते रहते हैं। बात ये है कि ये सही कहा है अपना हमारे दोस्त ने कि ये क्या चीज़ हुई कि जो लोग कमा रहे हैं और जिनके पास इनकम है, इनकम बड़ी इनकम है, और बल्कि ऐसा भी होता है कि वो सारी की सारी जो ऊपर की कमाई है वो भी इनकम में शामिल कर दी जाती है और जो इधर उधर से कमाया जाता है वो भी इनकम में शामिल कर दीजिए। चाहे हमारे खेत थे, हमने वहाँ से कमाया, तो ये तो कोई बात ना हुई ना कि इस एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जिम्मेदार है उसको तो आप बिल्कुल कहें कि जी नहीं, वो उसको नहीं देना चाहिए, वो तो नहीं देगा, इसलिए कि असम्बली उसी से बनती है और असम्बली में वही इलेक्ट होकर आता है, वो अपने ऊपर टैक्स नहीं लगाने देता है और बाकी दुकानदार पर लगा देता है, जैसे ठिया लगाया उस पर लगा देता है, जो कमा रहा है उस पर लगा देता है, जो टीचर है, जो ग्रेड 16 का मुलाजिम है, ग्रेड 17 का मुलाजिम है, उसको तो टैक्स दे, वो तो टैक्स दे, लेकिन जो कमा रहा है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से वो तो नहीं देता है। बताइए कि आप एक हज़म कर देना कि जी एक इतना यूनिट जो है वो तो
किसी आदमी के लिए भी या किसी खानदान के लिए उसका जो हम एक अरसे से उम्मीद से हैं। और वजीर आजम शहबाज शरीफ भी इस हवाले से काफ़ी सरगर्म हैं। एमडी IMF से मुसलसल राबते में हैं। और IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जल्द मुआहदे के लिए कोशां हैं। अब पता नहीं इस सिलसिले में उन्होंने क्या क्या पाकिस्तान ने लिख के दे दिया, लेकिन उसके बावजूद मामला ठीक नहीं हो रहे। अभी टैक्स भी जो आपके जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर मजीद बढ़ा दिया गया है, कम से कम 2.5%। और उसके अंदर बाकी भी आप देख लें कि सब्सिडीज को बहुत ही कम कर दिया गया है। बिजली के बिल जब आते हैं तो आपको बहुत रुलाते तड़पाते हैं, लेकिन जाहिर है कि आपकी इन आवो से कुछ नहीं होगा। टैक्स आपको जो इजाफी हैं वो आप ही ने उठाने। इस मुल्क की मईशत असल में इस मुल्क के आवाम ने अपने कंधों पर उठाई दी है। तो मैं अगर ताजिर हूँ तो मैं कागजात में हेरा फेरी करके ड्यूटियाँ बचाता हूँ, टैक्सेस बचाता हूँ। मैं सनतकार हूँ तो मैं उसमें हेरा फेरियाँ करता हूँ। गर्ज़ ये है कि सारी कौम एक तरफ चल पड़ी है और हर आदमी जो है ना वो पहली बॉल पर 6 मारने के चक्कर में अब टेस्ट मैच कोई नहीं खेलना चाहता, सबको T20 का शौक़ हो गया है। एक मिजाज बन गया है ये सबका। और मैंने किसी एक को नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि बिज़नेस कम्युनिटी पाक दामन है और बिल्कुल बावजूद रहती है हर वक्त। उसमें सभी शामिल हैं, अच्छे बुरे, मगर जहाँ बुरे हैं वहाँ अच्छे भी लोग हैं। और इन अच्छों की वजह से अल्लाह मियाँ इस दुनिया को भी चला रहा है और इस मुल्क को भी चला रहा है आज तक। उसका करम है, उसकी मेहरबानी है कि ये मुल्क चल रहा है और ये मुल्क रहेगा। और इंशाल्लाह ये ईमान है ता क़यामत रहेगा, ज़रूर रहेगा। मुश्किलात हैं, इस मुश्किलात से, इस बुरान से इंशाल्लाह ज़रूर निकला जाएगा। तजावीज़ पर आते हैं कि इस बुरान से कैसे निकल सकते हैं। तो मैं कुछ स्टडी कर रहा था पिछले दिनों, तो आपको पता है कि हम एक बेस जो है हमारी इकॉनमी जो बेस करती है वो एग्रीकल्चर पर बेस करती है। हम बार बार बचपन से प्राइमरी से हम ये पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, सुनते हुए भी आ रहे हैं और देखते हुए भी आ रहे हैं कि हम एक ज़रई मुल्क हैं और हमारी मईशत का इन्हिसार ज़राअत पर है। जब ज़राअत पर है तो आज हम दालें क्यों इंपोर्ट करते हैं, हम खाने का तेल क्यों इंपोर्ट करते हैं, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो हम आज भी इंपोर्ट करते हैं। उसमें खुद इन्हिसारी क्यों नहीं है। गंदम कम पड़ जाती है, हम गंदम इंपोर्ट करते हैं। अरबों डॉलर का हम खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं, चाय इंपोर्ट करते हैं। आपको याद होगा एक ज़माने में जब मशरक़ी पाकिस्तान हमारे साथ था तो उस ज़माने में कुछ चीज़ें वहाँ से आती थी, मैं उनके नाम आप लेता हूँ तो मगरबी पाकिस्तान में वो चीज़ें पैदा नहीं होती थी। इसमें केला मशरक़ी पाकिस्तान से आता था, मगरबी पाकिस्तान में पैदा नहीं होता था। लीची जो एक फल है जो अब यहाँ बड़ा कॉमन है, आमतौर पर मिलता है, बड़ा आसानी से मिलता है, वो मगरबी पाकिस्तान में पैदा नहीं होता था, मशरक़ी पाकिस्तान से आता था। पान सारा का सारा ईस्ट पाकिस्तान से, मशरक़ी पाकिस्तान से या बांग्लादेश से सारा आता था और यहाँ पैदा नहीं होता था। हमने थोड़ी सी कोशिश की, मेहनत की। आज केला पाकिस्तान खुद कफ़ील है, उसमें हमें कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। हम केला यहीं अपनी ज़रूरत का पैदा करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। लीची आज हम कहीं से इंपोर्ट नहीं करते, अपनी ज़रूरत का हम पैदा करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। महंगा सस्ता वो बात अपनी जगह पे है, मगर जो खाने वाले हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है और वो आज हमें मैसर है। पान हमने तजर्बा किया, अब लोगों के मुंह को अगर टेस्ट लगा हुआ है कि उन्होंने थाईलैंड का पान खाना है या उन्होंने श्रीलंका का पान खाना है तो हम उसके लिए इंपोर्ट कर रहे हैं। मगर आप ज़रूरत अगर करना चाहें तो ये ज़मीन उसके लिए, ये क्लाइमेट उसको सूट करती है। आप अपनी ज़रूरत का पान यहाँ से पैदा कर सकते हैं, उस पर आपको ज़र मुबादला खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े तजर्बे हुए यहाँ पे और तजर्बे बहुत कामयाब रहे। और आजकल आपने देखा होगा ऑलिव ऑयल का बड़ा चर्चा है, ऑलिव का बड़ा चर्चा है। टर्की से हमने प्लांट्स इंपोर्ट किए, तुर्किया से हमने स्पेनिश प्लांट इंपोर्ट किए, बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में, और वो क्लाइमेट सूट करती है पाकिस्तान की क्लाइमेट और उसके नताइज बहुत अच्छे रहे। मगर वो तजर्बाती तौर पर ही महदूद रहे, हमने भरपूर तरीके से उसकी प्लांटेशन नहीं करी। अगर आज हम करते और हम सही तरीके से प्लानिंग करते तो आज पाकिस्तान न सिर्फ उसमें खुद कफ़ील होता बल्कि उसके बरामद कुनंदगान में शामिल होता और हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम उससे आज कमा रहे होते। प्लानिंग का फुकदान था, वरना आज हम ये ऑयल जो है ये हम न सिर्फ हम बरामद कर रहे होते बल्कि हम खुद के फालत में भी इसमें होते शामिल।